नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक अध्यापक प्रतिष्ठित स्नातक श्रेणी यानी एलटी ग्रेड परीक्षा 2025 को देखते हैं, जो समसामयिक घटना चक्र की प्रस्तुति है। इसके अंतर्गत इसमें देखें तो इसमें हल प्रश्न पत्र यानी 2018 का हल प्रश्न पत्र है और अभ्यास प्रश्न पत्र है यानी प्रैक्टिस सेट है। तो इस लेक्चर में प्रैक्टिस सेट को देखेंगे, जो वैकल्पिक जो विषय है ऑब्जेक्टिव जो यानी इसमें वैकल्पिक जो विषय है यानी मेन विषय वो साइंस है और जो 30 नंबर के जीएस रहेंगे, यानी 120 प्रश्न जो वैकल्पिक विषय साइंस है और 30 प्रश्न जीएस के होंगे। और साइंस बेस में देखते हैं प्रैक्टिस सेट को, और इसके अंतर्गत ये सारी जानकारी इसको आप देख सकते हैं। और इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी पीपीएससी द्वारा आयोजित एलटी ग्रेड परीक्षा 2018 का इसमें देखें साइंस से जो पूछे गए प्रश्न उनका जो प्रश्न है और इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, जिसको आप एक नज़र इसको देख लें। इसमें महत्वपूर्ण लेक्चर बना के चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं पूर्व में, तो इसको एक बार आप एक नज़र इसको देख सकते हैं। चलिए इसमें प्रैक्टिस सेट 1 को देखते हैं। प्रैक्टिस सेट 1 में सबसे पहले इसमें फिजिक्स होगा यानी भौतिकी विज्ञान है, इसके बाद इसमें केमिस्ट्री रसायन विज्ञान होगा और 30 नंबर जीएस के होंगे। जीएस के अलग से जो है वह प्रैक्टिस सेट पर महत्वपूर्ण अध्ययन कराए जाएंगे। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट को देखते हैं, जिसमें 120 प्रश्न जो होंगे उस सब्जेक्ट पर हैं। तो प्रैक्टिस सेट के सबसे पहले प्रश्नों को आप देख लें, इसके बाद हम शुरू करते हैं। इसमें पहले से लेकर के आप प्रैक्टिस सेट के जो प्रश्न दिए गए हैं 120 प्रश्न, इसको एक बार आप डीपली देख सकते हैं। यानी इसमें जो है प्रैक्टिस सेट के प्रश्न दिए गए हैं, यानी प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को एक बार आप पूर्वावलोकन के दृष्टिकोण से एक बार देख लें। इसके बाद हम जो है डिटेल में इसका एक्सप्लेनेशन करते हैं, यानी सब्जेक्ट साइंस का, जिसके अंतर्गत फिजिक्स की हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है जिसमें इसमें देखें वेक्टर से संबंधित है, यानी सदिश से संबंधित है। पहला देखें फॉर टू वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिया गया है, जिसमें मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस मॉड ऑफ बी वेक्टर इज ऑलवेज ट्रू व्हेन। यानी कह रहा है कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिशों के लिए जिसमें उन दोनों का मॉड ऑफ का योग है और दोनों के जो है मॉड ऑफ का अंतर सदैव सत्य होगा, यह पूछ रहा है इसमें। तो इसका सही आंसर जो आपका बनेगा वह डी है। डी का मतलब यहाँ पर जो दिया गया है इसमें ए आर बी यानी ए सत्य होगा, यानी ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी सत्य होगा, अथवा व्हेन आइदर ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो, या तो ए वेक्टर अथवा बी वेक्टर शून्य होगा, यानी दोनों इसमें सत्य है। यानी इस कथन के हिसाब से देखें तो ये आपका ए आर बी दोनों इसमें सत्य हैं। चलिए इसको देख लेते हैं किस प्रकार से यह सत्य है। तो जैसा कि हम जानते हैं दिया क्या आपका, यह दिया हुआ है हमारा है, यानी यह दिया हुआ है। तो इसमें ध्यान दें यह जो दिया गया है इस पर, यानी मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस मॉड ऑफ बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, यह दिया हुआ है। तो दोनों पक्षों क्या करते हैं स्क्वायरिंग टू बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो यह हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, यह हो जाएगा। उसी तरह से इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। यहाँ पर ए स्क्वायर से स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर काट देंगे और इसको साइड चेंज करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी 4ab cos थीटा होगा। यानी कहने का सही हुआ cos थीटा इक्वल टू 0 हमें मिला, यानी cos थीटा इक्वल टू 0 होगा। थीटा का मान जब cos थीटा का मान 0 कब होता है, थीटा इक्वल टू π/2 होता है, यानी ये कंडीशन है कि π/2 इक्वल टू 0 होगा। यानी कहने का सही होगा कि ये दोनों सदिश क्या होंगे, एक दूसरे पर लंब होंगे, यानी पहला इसमें सत्य हुआ, यानी ए परपेंडिकुलर जो हुआ बी हुआ। दूसरी कंडीशन में यह देखें कि यह जो हमारा प्राप्त हुआ है, यानी इसमें देखें तो हमें क्या मिला था 4a वेक्टर यानी ए बी 4ab cos थीटा इक्वल टू 0 मिला था। तो इसमें हमने cos थीटा को 0 लिया था। यहाँ संभावना ये भी है आपकी कि ए वेक्टर इक्वल टू 0 हो या फिर बी वेक्टर इक्वल टू 0 हो, तब यह सत्य होगा। यानी इसमें हमें गुणा करके 0 लाना है। एक तो cos थीटा इक्वल टू 0 हमने किया, तब ये π/2 कोण हुआ, यानी इन दोनों के बीच का जो कोण लंबवत हो गया। दूसरी स्थिति में या तो ए वेक्टर को 0 कर देंगे तब भी यह सत्य होगा, या तो बी वेक्टर को भी शून्य कर दें तब यह सत्य हो जाएगा। यानी ये जो आपका ए और बी दोनों इसको कंडीशन को पूर्ण कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। तो देखें जैसे यहाँ पर हमने स्क्वायरिंग किया था, तो ये बीजगणितीय सूत्र के अंतर्गत जो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि हम जानते हैं पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग प्लस 2ab होता है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, लेकिन ये वेक्टर फॉर्मेट में है।
और यह जो है सदिश के रूप में इसका यदि हम वर्क करेंगे, किसी भी सदिश या अदिश का वर्क करेंगे तो वो सदैव जो होता है आपका सदिश अदिश बन जाता है। कारण का से हुआ कि जब भी हम वर्क करेंगे, माइनस का वर्क करें चाहे प्लस का वर्क करें, वो प्लस बन जाता है यानी अदिश बन जाएगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो भी आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। इसी फॉर्मेट में हमने सॉल्व किया। और इसके बाद ध्यान दें कास थीटा के रूप में भी यदि हमें प्राप्त करना हो तो एक ट्रिक्स को आप याद कर सकते हैं। यानी देखिए त्रिकोणमिति राशियाँ जो मुख्य राशियों के रूप में देखें तो साइन थीटा और कास थीटा होता है। इनको यदि मान ज्ञात है तो शेष राशियों को हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इसका ट्रिक्स याद रखें कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम इसको एक चार्ट बना देते हैं, इसमें आप एंगल कर सकते हैं, एंगल होगा और यानी यहाँ पर जो है साइन है, साइन थीटा इसमें लेते हैं, इसमें कास थीटा लेते हैं और इसमें कोण जो आपका है 0 डिग्री का कोण है, इसमें 30 डिग्री का है, इसमें 45 डिग्री का है और इसमें जो है 60 डिग्री का है और इसमें 90 डिग्री का है, इसके बाद 120 डिग्री का है और इसके बाद 135 का भी होगा, 135 है, 150 है और आखिरी में 180 तक का देखते हैं। इसमें याद करने का तरीका यह है कि आपका 0 डिग्री के सामने साइन में 0 होता है, फिर 1 होता है, 2 होता है, 60 में 3 होगा, 90 में 4 होगा, 100, फिर इसके बाद क्रम से हम घटाते चलते हैं। इसके बाद 4 के बाद 3 होगा, इसमें 2 होगा, 1 होगा और इसमें 180 पुनः 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से कास में यहाँ पर यानी कास 0 जो यहाँ पर 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 90 के सामने 0 होता है। फिर इसके बाद माइनस रूप में देखते हैं इसको तो -1 होगा, -2 होगा और -3 होगा और यह 180 -4 होगा। करना क्या है, जो भी संख्याएं यहाँ पर दी गई उसका आप 4 का भाग करके वर्गमूल निकाल देंगे, उसका मान संबंधित मान प्राप्त हो जाएगा। यानी जैसे हम देखा कास 0 आपका है, कास 0 संबंधित संख्या क्या है, इसमें 4 है, 4 में 4 का भाग कर दीजिए, 1 हो जाएगा, 1 का रूट निकाल देंगे, 1 हो जाएगा। यानी कास 0 का मान हो गया 1। तो वहीं साइन 0 का मान निकालना होता तो यहाँ संख्या 0 गई, 0 में 4 का भाग कर देंगे, 0 हो जाएगा, 0 का वर्गमूल 0 यानी साइन 0 का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 90 का मान निकालना है, साइन 90 का मान निकालें, 4 में 4 का भाग देंगे 1 यानी यहाँ साइन 90 का मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से कास 0 का मान लिखें, 0 में 4 भाग करेंगे 0 हो जाएगा यानी कास 0 का मान 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से 180 के रूप में भी देख सकते हैं, साइन 180 देखेंगे तो यहाँ पर हमने साइन के रूप में 0 लिया था, 0 में 4 का भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा। और जब कास 180 देखेंगे तो -4 हमने मान लिया है, -4 का मतलब 4 में 4 का भाग करेंगे, माइनस को बाहर कर देते हैं, रूट में माइनस नहीं रखेंगे, 4 में 4 का भाग कर देंगे तो 1 हो जाएगा यानी 1 यानी -1 जो है कास 180 का मान हो जाएगा, 2 पाई का मान होगा। तो ये संपूर्ण मान आप याद कर सकते हैं इस प्रकार से। और यह जो है कुछ कॉमन जो सूत्र हैं गणित के, यानी जो कॉमन फार्मूला है वो फिजिक्स में अप्लाई होंगे, इसलिए इन सूत्रों को आपको याद करना आवश्यक है। तो इस प्रकार से पहले प्रश्न को हम थोड़ा डिटेल कर दिए, दूसरे प्रश्न चलते हैं। यानी इसमें थोड़ी सी और जानकारी ऐड कर लें तो इसमें हमने साइन और कास को निकाल दिया है। साइन और कास को, साइन को उल्टा कर देंगे तो कोसेक हो जाएगा और यहाँ कास को उल्टा कर देंगे तो सेक हो जाएगा। और जबकि साइन बटे कास कर देंगे तो टेन हो जाएगा और टेन को उल्टा कर देंगे काट हो जाएगा। यानी 6 राशियों का हम, यदि 2 राशि हमको याद है तो 6 राशियों का हम निकाल सकते हैं। चलो दूसरे प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न यह बनता है आपका, किसी 20 मीटर ऊंचे मीनार से एक गेंद 36 दिशा में फेंकी जाती है। गेंद भूमि से 45 डिग्री के कोण पर टकराती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर प्रति सेकंड लेते हुए गेंद की चाल जिससे कि वे प्रक्षेपित किया गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यह प्रश्न आपका दिया गया, यानी दूसरा प्रश्न देखें तो सी बनेगा 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और इसको लगाते हैं तो इस प्रकार से बनेगा। इसमें फिगर बना लेते हैं तो यह आपका फिगर निर्माण बनेगा। इसमें यह आपका u है, प्रारंभिक वेग इसका बनेगा u और यहाँ पर 45 डिग्री पर प्रक्षेपित है, यानी इसको 45 डिग्री कर देते हैं, 45 डिग्री कोण पर है। और इसका भी वाई पार्ट होगा और ये भी एक्स के रूप में डिवाइड है। तो इसमें फॉर द बॉल इन स्ट्राइक द ग्राउंड एट 45 डिग्री इट्स हॉरिजेंटल वेलोसिटी इज टू वर्टिकल वेलोसिटी, यानी इसका जो क्षैतिज वेग होगा वह जो है उसके ऊर्ध्वाधर वेग के बराबर होगा इस दिशा में। तो यानी वी एक्स इज टू वी वाई हो जाएगा। जबकि यहाँ पर देखें हम जो निकालना है प्रक्षेपित किया गया था, u इज टू हो जाएगा √0 + 2gh, इसका मान प्लेस कर देते हैं। यानी 2gh का मतलब 2 × 10 यानी g का मान 10 है और h का मान आप 20 मीटर ऊंचाई पर है, इसको गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा आपका 400 का रूप निकाल देंगे, 20 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। यानी वेग संबंधित समीकरण से लिया गया। जैसा कि हम जानते हैं वेग संबंधित 3 महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं। v इक्वल टू होता है u + at। v इसमें जो है अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a इसमें त्वरण है और t इसमें समय है। इसी प्रकार जब ये इसी को यदि हम यानी इस समतल पर है, यदि ऊंचाई से हम इसको देखें तो v इक्वल टू u + gt हो जाता है जब इसको हम ऊपर से नीचे गिराते हैं। और जब
नीचे से ऊपर फेंकेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। और दूसरा गति का समीकरण देखें तो आपका ये बनता है यानी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है समतल के लिए, और इसी को v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। इसी का हमने सूत्र का प्रयोग किया था 2gh, जहाँ पर देखें तो v इक्वल टू 0 था और हमने मान इसको निकाला था u को, जो 20 मीटर प्रति सेकंड। तीसरा इसका समीकरण बनता है यानी में सेकंड में चली गई दूरी यानी एस एन इक्वल टू हो जाता है u प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट 2n-1 होता है, यानी nवें सेकंड में चली गई दूरी है। एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इन ब्रैकेट 2n-1 nवें सेकंड में चली गई दूरी के सूत्र का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से दूसरे में थोड़ा सा हमने इसमें एक्सप्लेन कर लिया ज़्यादा, तो यह दूसरा प्रश्न रहा, यानी इसका सही आंसर सी हुआ। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न करा, एक स्प्रिंग दो बराबर भागों में काट दिया जाता है, प्रत्येक भाग का स्प्रिंग स्थिरांक क्या होगा। वी नो दैट फॉर ए गिवन स्प्रिंग कांस्टेंट, यानी इसमें के प्रोपोर्शनल 1/L होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट के रूप में के इक्वल टू 1/L। इसका प्रयोग यदि हम करें तो ये हो जाएगा के एल इक्वल टू कांस्टेंट हम ले सकते हैं। दो स्प्रिंगों के रूप में दो बराबर भागों में काटा जा रहा है इसको, तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं K2L2 इक्वल टू K1L1। इसमें हमें K2 निकालना है, तो यहाँ पर L2 क्या है, L2 जो आपका L1 का आधा है या L का आधा है, L1 का आधा कर देते हैं, तो क्योंकि ये दो भागों में बराबर हम काट दिया गया है, तो L1 ये हो जाएगा L1/2, और यहाँ पर आपका यह K1 और ये L1 है K1L1। तो चूँकि सेम स्प्रिंग है तो यहाँ पर इसके मान को हम देखें तो ये आपका L1 से L1 कट जाएगा, यानी K2 इक्वल टू जो आपका हो जाएगा 2K1, यानी जो प्रारंभिक जो तनाव है प्रत्येक भाग का स्थिरांक क्या होगा उसका दुगना हो जाएगा, यानी प्रारंभिक जो स्थिरांक है यानी प्रत्येक भाग का स्थिरांक क्या हो जाएगा, यानी प्रारंभिक स्थिरांक का दुगना हो जाएगा। यानी इसका सही आंसर देखें तो पूर्व के स्प्रिंग स्थिरांक बराबर ए नहीं है, पूर्व के स्प्रिंग का दुगना हो जाएगा, यानी 20 का आंसर सही हुआ है, ट्वाइस एज द ओरिजिनल स्प्रिंग हो जाएगा। चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो यहाँ भूमिगत कार पार्किंग क्षेत्र में आगमन तथा निकास के लिए बने वर्चुअल आबाद मार्ग के ढलानों में समांतर वाहनों के 20 किलोमीटर प्रति घंटा की लगभग गति के लिए झुकाव रखा गया है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति के लिए समरूपी ढलान को डिजाइन करने के लिए किस पर विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से चौथा यहाँ पर देख सकते हैं, ये दिया गया चौथे जो प्रश्न है उसको देखें तो हम जैसा कि जानते हैं कि जो त्वरण है यानी कोई यानी ढलान पर या आप कह सकते हैं वृत्त के रूप में कोई गति करता है उसका त्वरण देखें तो ए इक्वल टू जो होता है v² होता है, यानी इसका सूत्र बनता है ए इक्वल टू v² होता है। ये इसमें कांस्टेंट लिया जाएगा, तो ए कांस्टेंट यदि हम लेंगे तो हमारा सूत्र जो बनकर आएगा वह बनेगा R2/R1 इक्वल टू V2/V1 का होल स्क्वायर बनेगा। अब इस मान प्लेस कर देते हैं, जो दिया गया मान इसी में प्लेस होगा, इसको आप याद रखें। यानी सूत्र के हिसाब से देखें तो ये हो जाएगा R2/R1 इक्वल टू V2/V1 का होल स्क्वायर। V2 इसमें क्या है 40 है बटे 20 का होल स्क्वायर कर देंगे, यानी 20 दूना 4 2 दूना 4 हो जाएगा, यानी R2 जो हो जाएगा R1 का 4 गुना हो जाएगा। तो इस पर देखें तो इसमें 4 गुना कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर यह है पहला, आबाद मार्ग की त्रिज्या का 4 गुना करना चाहिए, इसका आंसर सही हुआ। चलिए पांचवें नंबर देखें। किसी पेंडुलम घड़ी जो मुंबई में सही समय दर्शाता है को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो जैसे कि हम जानते हैं कि चंद्रमा पर जो गुरुत्वीय त्वरण है पृथ्वी गुरुत्वीय त्वरण का जो होता है वो छठा भाग हो जाता है, G/6 हो जाता है। इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे, इस जानकारी का प्रयोग हम करेंगे पांचवें प्रश्न में। तो पांचवा प्रश्न देखा जाए जो इसका सूत्र होता है, जैसा कि हम जानते हैं T इक्वल टू 2π√L/G होता है, इसका मानक सूत्र है। मून के लिए एट मून देखें यानी ऑन मून पर जो वहाँ गुरुत्वीय त्वरण G' इक्वल टू हो जाएगा G/6 हो जाएगा। इस मान को प्लेस कर देते हैं, यानी इस मान को प्लेस करें तो यह, बल्कि मान प्लेस करने से पहले हम यह ध्यान दें कि TM यानी जो या आपका जो है पेंडुलम जो घड़ी उसका आवर्तकाल देखें चंद्रमा पर बटे आवर्तकाल जो है पृथ्वी पर देखें, दोनों का हम तुलना कर लें तो ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लेंथ तो सेम ही रहेगी, G/G' हो जाएगा। अब G' के मान को प्लेस कर दें, G' का मान हमने G/6 लिया था तो 6 ऊपर हो जाएगा, यानी G/6 करेंगे, G से G कट जाएगा, 6 ऊपर हो जाएगा, यानी TM जो हो जाएगा √6TE हो जाएगा, यानी √6 गुना क्या हो जाएगा सुस्त हो जाएगी, यानी √6 कहाँ पर दिया, ये आपका B है, ट्रीटेड एट फैक्टर √6 यानी √6 के घटक से सुस्त हो जाएगी, 20 का आंसर सही होगा।
चलिए अगले प्रश्न देखें। छठा नंबर इसी प्रकार से इसमें बनता है, यानी यहाँ पर दिया गया छठे प्रश्न को देखें। किसी लिफ्ट की फर्श पर विरामावस्था की एक बाल्टी में, यानी यहाँ देखें आर घनत्व वाला एक असंपीड़ित तरल लिफ्ट नीचे की ओर एक समान त्वरण P से गति करना प्रारंभ करती है। तरल के दो बिंदु जिनके बीच dx और द्वारा ऊंचाई के मध्य क्या दाबांतर होगा, प्रतीकों को उनके समान अर्थ दिया गया है। तो छठे नंबर का प्रश्न देखें, तो इसका आंसर जो आपका बी होगा, यानी ए इसका आंसर सही है। क्योंकि इसमें यदि हम ट्रिक्स का भी उपयोग करना चाहें तो चूंकि क्या यह जा रहा है ऐसे नीचे की जा रहा है, नीचे की तरफ जो गुरुत्वीय त्वरण होगा, जैसे गुरुत्वीय त्वरण जो आपका है और एक समान त्वरण से यह जो नीचे की तरफ जा रहा है, तो इस दशा में देखें तो जो यह जी डैश हमें मिलेगा, यानी गुरुत्वीय त्वरण मिलेगा, वो जी माइनस ए होगा। यानी इसमें जो इसका त्वरण होगा, एक समान त्वरण यहाँ पी दिया है और इसमें जी का उपयोग किया, इसको आप ए ही मान लें क्योंकि विकल्प में यह नहीं दिया है ए, तो जी माइनस ए हो जाएगा। प्रेशर डिफरेंस देखें तो प्रेशर डिफरेंस जो बनेगा वो एस जी डैश डी एक्स बनेगा। यानी इसमें एस जो यह आर दिया गया है, यानी इसमें जो घनत्व है यानी एस है, डेंसिटी है, इसको ये पाई के रूप में आर के रूप में दिया है, तो इस मान को प्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा एस जी डैश हमने देखा था जी माइनस ए है और डी एक्स तो डी एक्स बना ही रहेगा, इसके मान को रख देंगे तो ये आर जी माइनस ए इंटू डी एक्स हो जाएगा। ये इसका आंसर सही बनेगा। सातवां नंबर देखें तो एक रबर की गेंद को किसी गहरे समुद्र में उस गहराई तक ले जाया जाता है जिस पर इसका आयतन 0.2% बदल जाता है। रबड़ का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 10⁹ न्यूटन मीटर यानी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, समुद्री जल का घनत्व 10³ kg पर मीटर क्यूब माना जा सकता है। समुद्र की गहराई जी इक्वल टू, यानी समुद्री गहराई जो है वहाँ पर, यानी समुद्री गहराई पूछ रहा है कितना है, क्या है या नहीं लिखवा है, जहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण जो है हमें लेना है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि पृथ्वी के तल पर होता है। तो इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखते हैं। इस प्रश्न के सॉल्यूशन को यहाँ पर देखें, स्पेस में यहाँ पर जगह खाली है, तो यहाँ देखें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, यानी हम जानते हैं कि बी इक्वल टू जो होता है वो भी डेल्टा पी बाई भी होता है। इस हिसाब से यदि डेल्टा पी निकालें, डेल्टा पी इक्वल टू हो जाएगा बी डेल्टा भी बाई भी होता है। यानी यहाँ पर प्रेशर है पी, इसको याद रखना है, पी इक्वल टू एच डी जी हम लेंगे क्योंकि समुद्र तल या जो तल होता है उसमें जो प्रेशर होता है वो एच डी जी के बराबर होता है। तो इसको हम सूत्र को आगे लिखेंगे तो एच डी जी बराबर हो जाएगा बी डेल्टा भी बाई भी होगा। यानी एच इक्वल टू करेंगे तो डी जी का उधर भाग हो जाएगा, यानी एच इक्वल टू हो जाएगा बी बाई डी जी डेल्टा भी बाई भी हो जाएगा। अब इसमें आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को देख लेते हैं, यानी डेल्टा भी बाई भी, यानी आयतन प्रत्यास्थता गुणांक को देखें। इसमें दिया क्या है, प्रश्न में दिया है डेल्टा भी बाई भी गुणे 100 यदि हम कर देते हैं तो इसका मान कितना दिया है, 0.2 दिया है। यानी डेल्टा भी बाई भी का मान कितना दिया है, यानी 0.2/100 दिया है। इसको आप नोटेड पॉइंट रखें, जो सूत्र में प्राप्त हो यहाँ हम रखेंगे। और बी का मान देखें, जो बी है 10⁹ है, यानी बी का मतलब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक कितना दिया, 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया, ये दिया है। और डी का मान डेंसिटी भी दिया है, डेंसिटी आपका ये दिया है। चलिए मान प्लेस करते हैं, यानी सूत्र हमारा क्या प्राप्त हुआ था, ये चीज इक्वल टू प्राप्त हुआ था B/dg डेल्टा भी बाई भी। मान रखिए बी का मान दिया है, बी का मान आपका 10⁹ है, यानी सॉरी बी का मान जो है देखें तो 10⁹, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक 10⁹, बी का मान ये हो जाएगा। डी का मान 10⁻³ है और जी का मान 10 रहेगा। और डेल्टा भी बाई भी का भी हम मान निकाला 0.2/100 हो जाएगा। इस मान को, सारे मान को कैलकुलेट करेंगे तो एच इक्वल टू जो हमारा प्राप्त होगा 200 मीटर होगा। 200 मीटर का डी आंसर इसका सही बनेगा। चलिए 8वें नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8वां नंबर प्रश्न बहुत आसान इसमें है। 8वें नंबर प्रश्न को देखा जाए तो यह आपका है, किसी पिंड पर एक यहाँ दिया है 10, यानी एक सदिश के रूप में 10i कैप प्लस 7j कैप माइनस 7k कैप इंटू, यानी इंटू नेबल की एक पिंड पर इतना न्यूटन का एक नियत बल लगाया जा रहा है। ये न्यूटन है, क्या बल लगाया जा रहा है। प्रतीकों को समान जाते हैं, फलस्वरूप यह प्लस y में 3 मीटर गति करता है। बल द्वारा पिंड पर किया गया कार्य हमको निकालना है कि कितना कार्य कर रहा है, कितना कार्य है। तो यहाँ पर दिया क्या, ध्यान रखें, ये एफ वेक्टर है, यानी बल दिया है, एफ वेक्टर ये दिया है। और डी वेक्टर ये फलस्वरूप प्लस 3y, यानी y के रूप में इसका वेक्टर के रूप में हम करेंगे। तो इसमें जो है आपका k और i 0 होंगे, यानी 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप,
यह डिस्टेंस होगा, डिस्प्लेसमेंट है, यानी इतना मीटर गति करता है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट ये है। हम जानते हैं कि W इक्वल टू वर्क इक्वल टू F वेक्टर डॉट D वेक्टर होता है, यानी डॉट होता है, क्रॉस वेक्टर नहीं होता है इसमें, क्योंकि अदिश राशि है। तो यदि हम गुणा कर देते हैं इसमें, यानी ये आपका F है और D वेक्टर में देखा 0i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप, तो i का i से गुणा होगा, शून्य हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे 7 लिख 21 हो जाएगा, और इसमें गुणा करेंगे ये शून्य हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर 21 जूल हमें प्राप्त हुआ, या न्यूटन मीटर प्राप्त हुआ। तो 21 का डी इसका आंसर सही हुआ। 9वें प्रश्न को जल्दी से देखते हैं। तो यह आपका है, यानी अदिश वेक्टर ग्रुप में यह होता है कि i का i में गुणा करते हैं, उल्टा वाले में शून्य हो जाता है, यानी i का i से गुणा करेंगे तो समान सदिश हो जाता है, उसमें काश 0 हो जाएगा, काश 0 का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी काश 0 का मान 1 हो जाएगा। जबकि जब क्रॉस में होगा, यानी i और j का गुणा करेंगे तो 90 डिग्री बनेगा, और काश 90 का मान शून्य, i क्रॉस वाले सारे शून्य जाएंगे, समान वाले 1 होते हैं। तो यह 9वें प्रश्न को देखा जाए तो यह 9वां प्रश्न आपका यम द्रव्यमान का एक पिंड ux इक्वल टू दिस थिंग्स विभव क्षेत्र में अल्प आयामी दोलन करा, उसका दोलन काल क्या होगा। यानी इसमें दोलन काल का मतलब ये हुआ कि इसमें जो पूछ रहा है ऑक्सीलेशन पोटेंशियल फील्ड दिया है और इसका पीरियड टाइम पूछ रहा है कि क्या है। तो इसका सही आंसर देखें, 9वें का जो ए है, यानी 2π/α√m/u0, इसका ए आंसर सही है। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से यह सही है। द गिवन पोटेंशियल फील्ड, यानी पोटेंशियल फील्ड कितना दिया है, यह आपका दिया हुआ है ux, यानी ux इक्वल टू आपका दिस थिंग्स दिया है, और f इक्वल टू क्या है, यानी वी नो दैट f इक्वल टू जो होता है वह आपका v0 इन ब्रैकेट 1 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 1 माइनस अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 ब्रैकेट क्लोज बिग ब्रैकेट क्लोज, यानी ये f इक्वल टू हो जाएगा। यानी इस प्रकार से भी x निकालें तो भी x इक्वल टू v0 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यानी भी x इक्वल टू यदि देखें हम तो भी x हमको क्या मिला, भी x इक्वल टू मिला है हाफ v0 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इसमें देखें भी x इक्वल टू हो जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर, या फिर हम कह सकते हैं हाफ के एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, दोनों की तुलना कर लेते हैं क्योंकि दोनों सेम यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं, तो हाफ भी यू स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यानी के इक्वल टू हो जाएगा v0 यू स्क्वायर। अब जानते हैं हम t इक्वल टू यानी टाइम पीरियड का सूत्र जानते हैं 2π√m/k होता है, m/k होगा यहाँ पर। अब मान प्लेस कर देते हैं तो t इक्वल टू हो जाएगा 2π/α, यानी किस प्रकार से, यानी t इक्वल टू हो जाएगा, हमने 2π√m/k लिया है, तो यहाँ पर यह आपका हो जाएगा 2π, m के मान को यह ही रहेगा, k का मान हमने क्या निकाला है, v0 अल्फा स्क्वायर हमने निकाला है, तो यह आपका बन जाएगा फाइनली t इक्वल टू 2π/α√m/u0, यानी इसका आंसर सही हुआ। चलिए 10वें प्रश्न को जल्दी से देखते हैं। तो 10वां प्रश्न, किसी ध्वनि तरंग की चाल मूलतः किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो इसका सही आंसर देखें, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका जो है 10वें का सही आंसर जो है वो बी है। बी का मतलब द ट्रांसमिटिंग मीडियम ओनली, क्यों संचरण माध्यम द्वारा जो होता है निर्धारित होता है। इसके यदि एक्सप्लेनेशन देखें, द स्पीड ऑफ साउंड वेव्स देखें तो v इक्वल टू जो होता है √e/p होता है। ई के मान को देखें तो ये हो जाता है लेमडा p बाई जो होता है लेमडा p बाई, यानी लेमडा d कर सकते हैं बाई p होगा, यानी इस प्रकार से इसके मान को देखें तो लेमडा RT/m होगा v इक्वल टू। इसमें थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा ऐड कर लें तो देखें, जो ध्वनि तरंगी हो तो यांत्रिक तरंगी होती हैं, यानी यांत्रिक तरंगों के प्रकार दो प्रकार की होती हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगी होती है, एक अनुदैर्ध्य तरंगी होती है। अनुप्रस्थ तरंगी केवल ठोस माध्यम एवं द्रव की ऊपरी सतह पर उत्पन्न की जा सकती हैं, जबकि देखिए अनुदैर्ध्य तरंगे जो होती हैं वह तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं, यानी वायु में उत्पन्न तरंगे, भूकंप तरंगे, स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे आदि अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। यानी कहने का आशय हुआ कि जो ध्वनि तरंगे होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब जब किसी माध्यम में तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन की दिशा की अनुदिश या समानांतर होती हैं, तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। ये तरंगे संपीड़न यानी कंप्रेशन और विरलन रेयर फ्रैक्शन के रूप में संचलित होती हैं। चूंकि प्रश्न देखें तो प्रश्न यह पूछा है ध्वनि की तरंग की
चाल मूलतः किसके द्वारा निर्धारित होती है, तो इसमें हमने देखा केवल संचरण के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। ध्वनि की चाल पर विभिन्न भौतिक राशियों का प्रभाव देखें तो दाब का प्रभाव देखें तो ताप समान होने पर गैस में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ताप का प्रभाव देखें तो माध्यम का ताप बढ़ने पर उसमें ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, यानी वायु में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाती है। आर्द्रता का प्रभाव देखें, यानी इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, नमयुक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है, अतः आर्द्र वायु में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। यही कारण है कि बरसात में मौसम में सीटी की आवाज़ बहुत दूर तक सुनाई देती है। माध्यम के वेग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी देखें तो माध्यम के वेग की दिशा में ध्वनि की चाल बढ़ जाती है, इसके विपरीत दिशा में जाने पर घट जाती है। यानी इसको इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं कि यानी भी प्रोपोर्शनल माध्यम के वेग से इसका अर्थ भी प्रोपोर्शनल √m/m होता है, 1/√m होता है, या इसको हम कह सकते हैं भी प्रोपोर्शनल 1/√d डेंसिटी के रूप में भी होता है, यानी v1 v2 इक्वल टू जो होता है √d2/d1 होता है, यानी घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जिस प्रकार से द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती यानी v1/v2 इक्वल टू होता है √m2/m1 होता है। इस प्रकार से भी हम इसको समझ सकते हैं। 11 नंबर प्रश्न देखें तो यहाँ पर दिया गया है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान एक कार एक फैक्ट्री के पास पहुंच रही है, जिसकी सीटी की आवृत्ति 500 हर्ट्ज है। यदि वायु में ध्वनि को वेग 340 मीटर प्रति सेकंड हो तो कार चालक द्वारा सुनी सीटी की आभासी आवृत्ति इसमें पूछ रहा है। तो 11 नंबर का प्रश्न देखा जाए तो आपका ये जो बनेगा ये डॉपलर इफेक्ट से है। डॉपलर इफेक्ट द एपरेंट फ्रीक्वेंसी एज हर्ड बाय ऑब्जर्वर देखें तो यानी ये सूत्र के हिसाब से यानी FAP इक्वल टू जो हो जाएगा FV-VD/V-VS, यानी S इसमें सोर्स है और इसमें D जो होगा ऑब्जर्वर के रूप में होगा। तो इसके मान को हम प्लेस कर देते हैं तो हमें जो प्राप्त हो गया, यानी हमें निकालना FAP, यानी जो ऑब्जर्वर है उसका किस रूप में ध्वनि सुनाई दे रही है। तो इसमें देखें आपका F इक्वल टू 500 हर्ट्ज इसमें दिया है, और यानी भी जो होगा यानी ध्वनि की चाल जो होगी यहाँ पर वायु में ध्वनि की चाल 340 दिया है, 340 प्लस 30 मीटर प्रति सेकंड गतिमान चल रही है तो प्लस 30 हो जाएगा, और बट्टे हो जाएगा 340 माइनस यानी VS सोर्स जो स्थिर है यानी उसकी चाल 0 है। इस मान को कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो मिलेगा 544 मिलेगा, यानी 544 हर्ट्ज होगी सीटी की आभासी आवृत्ति सुनाई देगी। 544 का मतलब सी इसका आंसर सही होगा। चलिए 12 नंबर प्रश्न को जल्दी से देखते हैं। तो 12 नंबर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन इस बात का प्रमाण देता है कि गैस में अणु सदैव गति करते रहते हैं। तो भारत का जो सही आंसर डी है। डी का मतलब दो गैसें तत्परता से अन्योन्य विस्तृत हो जाती हैं, यानी दो गैसें जो होती हैं तत्परता से अन्योन्य विस्तृत हो जाती हैं। यह जो होता है इस बात का प्रमाण देता है कि गैस में अणु सदैव गति करते रहते हैं। इसमें थोड़ी जानकारी एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो विसरण वेग को इसमें समझ लेते हैं। गैसों का विसरण क्या कहलाता है, तो घनत्वों में अंतर रहते हुए गैसों की पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध भी परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया गैसों का विसरण कहते हैं। इसमें ग्राहम का गैसीय विसरण का नियम आता है, जिसके अंतर्गत देखें तो R1/R2 इक्वल टू होता है √D2/D1 होता है। यानी इसमें कह सकते हैं कि जिसका यानी इसको इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो विसरण दर है वह घनत्व की व्युत्क्रमानुपाती है। घनत्व की क्या है, व्युत्क्रमानुपाती, यानी जिसका घनत्व कम होगा उसका विसरण ज़्यादा होगा, और जिसका घनत्व ज़्यादा होगा उसका विसरण कम होगा। यानी देखें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में देखें तो हाइड्रोजन का घनत्व कम है तो हाइड्रोजन का जो विसरण होगा वो ऑक्सीजन की अपेक्षा पहले होगा, क्योंकि इस सूत्र के हिसाब से ये इसमें है। तो दो गैसें परस्पर से अन्यथा विस्तृत हो जाती हैं। यह जो है प्रमाण देता है गैस अणु सदैव गति कर रहे हैं। 13 नंबर प्रश्न देखें तो यहाँ पर यह टेम्परेचर से संबंधित है, यानी 13 नंबर प्रश्न यहाँ दिया गया है आपका निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य, यानी प्रत्येक प्रश्न को हमें यहाँ पर जांच करना पड़ेगा कौन सा कथन इसमें सत्य बन रहा है। तो इसमें देखें तो ए आपका दिया फ़ारेनहाइट और केल्विन मापांक 574 इकाई पर समान होते हैं, यह गलत है। यानी बी इसमें देखें तो फ़ारेनहाइट मापांक 25 डिग्री तापमान सेल्सियस के बराबर होता है, ये भी गलत है। सी देखा जाए तो सी जो आपका है सी इसमें सत्य होगा, यानी 90 डिग्री सेल्सियस पर जल और 202 डिग्री फ़ारेनहाइट से शीतलन होता है, यानी ये सत्य है, यानी ये भी गलत है डी इसमें, यानी सी इसमें सही है। सी को यदि हम देखें तो इसमें दिया क्या है एफ इक्वल टू दिया है आपका 202 फ़ारेनहाइट दिया है, और सी इक्वल टू यदि हमको निकालना हो इस आधार पर 90 डिग्री सेल्सियस ये दिया है। फ़ारेनहाइट यानी इसको हम फ़ारेनहाइट में चेंज करते हैं, यानी जो फ़ारेनहाइट इसको डिग्री सेल्सियस में चेंज करके देखते हैं
तो सी इक्वल टू जो हमें प्राप्त होगा, सी इक्वल टू 5/9, 202 ऋण निकाल देते हैं 32 से। तो यह जो हमें कैलकुलेट करने पर जो मिलेगा 94.44 मिलेगा, यानी ये 90 से ज़्यादा है, यानी इससे शीतलन है, यानी ये सही है। किस सूत्र का उपयोग किया गया इसको देख लें। यानी सूत्र इसमें जो होता है वह C/100 इक्वल टू, C इसमें डिग्री सेल्सियस है, यह ऋण 32 बटे जो हो जाएगा 180, इसमें F फ़ारेनहाइट है, K ऋण 273/100 होता है, इसमें K जो है परमताप है। तो इस संबंध का प्रयोग करके हम इसको C इसका आंसर सही बनेगा। 14 नंबर प्रश्न देखें तो यह प्रश्न दिया गया, इसको सॉल्व यदि किया जाए तो यह स्टीफन्स लॉ पर आधारित प्रश्न बनता है। यानी R प्रोपोर्शनल जो होता है T⁴ होता है, स्टीफन लॉ है। या R इक्वल टू यदि हम देखेंगे तो ESA T⁴ होता है बाई दी होल बॉडी, यानी होल बॉडी के लिए देखें तो इसमें E क्या दिया है, E आपका दिया है 0.5, यानी हो सकता है क्या 0.5 दिया है। T इक्वल टू 3000 केल्विन है, यानी T इक्वल टू देखेंगे तो 3000 केल्विन ये आपका दिया है। और स्टीफन नियतांक देखें जो दिया है आपका, स्टीफन नियतांक आपका यह है, स्टीफन बोल्ट्जमैन नियतांक आपका यह दिया है। और ए इक्वल टू देखें तो एरिया है 0.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसको हम कह सकते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको मीटर में हम चेंज कर देंगे तो 0.3 10⁻⁻⁴ हो जाएगा ये मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर में इसको चेंज कर लेते हैं। पूछ रहा है कि विकसित शक्ति क्या होगी। शक्ति मतलब इसमें R, यानी इसमें हमें जो निकालना है तो वो मान निकालें। R इक्वल टू हम सूत्र देखें शुरू में ही, यानी R इक्वल टू हो जाएगा ESA T⁴ हो जाएगा। ये मान कैलकुलेट कर लेते हैं। R के मान यानी सारे मान को रखें तो R इक्वल टू जो होगा 68.89 वाट होगा। नियर देखें तो 70 वाट के बराबर है, तो ये इसमें जो डी इसका आंसर है 70 वाट होगा।